तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जेन फोस्टर को देखते हैं। उसके साथ उसके प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी होती है। वो लोग खुले आसमान के नीचे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान से कोई लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और उसमें से एक आदमी बाहर आकर गिरता है जिसने कपड़े तक नहीं पहने होते और प्रोफेसर उनको कुछ कपड़े पहनाता है। अब यहाँ से स्टोरी आती है पास्ट में और हमें मिडगार्ड का सीन दिखाया जाता है। ऐसा किंगडम और ऐसी दुनिया जो कि जमीन से ऊपर है उसे एस्गार्ड कहते हैं और मिडगार्ड उससे नीचे वाली दुनिया यानी जमीन को कहते हैं। वहाँ पर कुछ फ्रोस्ट जायंट का अटैक होता है क्योंकि वो मिडगार्ड पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर एस्गार्ड से एक किंग आता है जिसका नाम किंग ओडिन होता है और उन सब जायंट से लड़कर उन्हें हरा देता है। इन जायंट्स के लीडर का नाम लोफी होता है और किंग ओडिन लोफी को पूरी तरह से हरा देता है और उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है जिसे किंग ओडिन अपने पास रख लेता है। इनफैक्ट ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत हुआ करता है और हर किंगडम के पास उसका अलग वेपन होता है। इस वेपन की खासियत ये थी कि ये किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब किंग ओडिन उस वेपन को अपने साथ ऊपर एस्गार्ड में ले आते हैं। इसी ओडिन अब कैसल में पहुंचते हैं तो हम उनके दो बेटों को देखते हैं। एक का नाम थोर होता है और एक का नाम लोकी। किंग ओडिन अपने बच्चों से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैंने वेपन्स की कलेक्शन कर रखी है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर म्योनिर भी होता है, यानी मूवी के आगे जाके जो थोर का हैमर बनेगा। साथ ही साथ वहाँ पर कॉस्मिक क्यूब भी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं, थोर और लोकी बड़े हो चुके होते हैं और आज वो दिन होता है जब किंग ओडिन ने थोर को किंग बनाना होता है। वहाँ पर सब लोग आए होते हैं, लेकिन इससे पहले कि किंग ओडिन ये अनाउंस करते कि थोर अब यहाँ का किंग होगा, इससे पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर फ्रोस्ट जायंट्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अपने वेपन को वापस लेने आए होते हैं। किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है इनको खत्म कर दो। उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है और डिस्ट्रॉयर जल्द ही उनको खत्म कर देता है। अब किंग, थोर और लोकी उस चैम्बर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया, लेकिन वो वेपन मिलने के लिए वहीं पर होता है। अब थोर अपने फादर से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा, तो उसके फादर उसे मना करते हैं कि वेपन को तो कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा वहाँ पे जाना फजूल है। तो थोर कहता है मैं वहाँ पर जाऊंगा ताकि वो लोग यहाँ पर वापस दोबारा ना आ सके। फिर थोर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोफी के किंगडम पर अटैक करेंगे। अब उसके साथी मान जाते हैं और वो सब उस तरफ निकल पड़ते हैं। उस रास्ते पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि किंग ओडिन का खास आदमी होता है। बाइफ्रोस्ट ब्रिज को गार्ड किया करता था। ये वही रास्ता होता है जहाँ से इन लोगों ने लोफी के किंगडम तक पहुँचना था। अब इस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक स्वर्ड होती है जिससे ये रास्ता खुलना था और इसी स्वर्ड का यूज होते हुए उनके लिए उस किंगडम में जाना पॉसिबल हो जाता है। जब थोर वहाँ पर जाता है तो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो वो ऊंची सी चिल्लाता है, कहाँ हो तुम सब? क्या मेरे आने से डर चुके हो? बाहर आओ और मेरा सामना करो। तभी उनके सामने लोफी आता है और वो कहता है कोई नहीं डरा, बल्कि अब तुम लोग डरने वाले हो, तुम लोगों ने यहाँ आके गलती की है। तभी थोर का भाई लोकी सामने आता है और लोफी से कहता है कि हमें माफ कर दे, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो लोफी कहता है अब नहीं। इसी के साथ फ्रॉस्ट जायंट्स उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन सबको मारने लगता है और यहाँ पे काफी बड़ी फाइट छिड़ जाती है। तभी एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा हो जाता है जैसे लोकी उन्हीं में से हो। अब लोग जीतने ही वाले होते हैं कि तभी लोफी के किंगडम से एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन थोर उसके मुंह के अंदर जाके उसकी बॉडी को चीरता हुआ बाहर आता है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन इस चीज का गुस्सा लोफी के किंगडम वालों को बहुत ज्यादा आता है। वो थोर को और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किंग ओडिन आ जाता है और थोर बहुत करेज से कहता है कि लोफी अब तुम क्या करोगे? मेरे फादर भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ये क्या, जो थोर को लग रहा था ऐसा नहीं था। किंग ओडिन वहाँ पर लोफी से माफी मांगने आए थे ताकि ज्यादा इशू न बन जाए और वो सेफली अपने बेटों को और टीम को यहाँ से ले जाए। वो लोफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन लोफी कहता है गलती की सजा मौत है और अगर एक बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नियत से आ गए तो वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन जब किंग ओडिन ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा तो वो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपनी टीम को वापस एस्गार्ड ले आते हैं। लेकिन एस्गार्ड वापस आते ही थोर का बिहेवियर काफी बुरा हो जाता है और वो अपने फादर किंग ओडिन से कहता है आप अगर मदद नहीं कर सकते थे तो वहाँ पर क्यों आए? मैं अच्छा खास सा उनको हराने वाला था, आपने उनसे
माफी क्यों मांगी, वो इस काबिल नहीं है। तो किंग ऑर्डिन थोर से कहते हैं कि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो थोर कहता है और क्या करूं, आप मुझे लड़ने देते। किंग ऑर्डिन कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे। वो उससे उसका ड्रेस और पावर छीन लेते हैं, इवन उसका हैमर भी। और अब थोर को फेंक दिया जाता है मिड कार्ड यानी जमीन की तरफ, इस कार्ड से बहुत नीचे। और साथ ही साथ उसके हैमर को भी जमीन में फेंक दिया जाता है जो कि किसी और तरफ गिरता है। अब किंग ऑर्डिन कहते हैं कि ये हैमर मैंने जहाँ पर फेंका ये वहीं पर गिरा रहेगा और इसको वही उठा सकेगा जो इसको डिजर्व करता होगा, इसे उठाने के काबिल होगा। और थोर तुम तब तक इसको हासिल नहीं कर सकोगे जब तक इसके लिए डिजर्विंग न बन जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थोर एक हॉस्पिटल में है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसके आसपास डॉक्टर्स, जेन फोस्टर, प्रोफेसर और वही असिस्टेंट है। तो वो काफी हड़बड़ा जाता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ। उन सबको पीछे करता हुआ और मारता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उसी म्योनिर का जो कि थोर का हैमर होता है। वो किसी सिटी में गिरा था और जहाँ पर वो गिरा था वो जगह कुछ तबाह सी हो गई थी। उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली थी शील्ड ने। अब उसका एक एजेंट वहाँ पर आता है। वो इस हैमर को लेके काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और वो इस पे रिसर्च भी करना चाहता था। अब उसे बताया जाता है कि एक लड़की है जेन फोस्टर जो कि रिसर्च करती है और क्या पता उसे इस हैमर के बारे में भी पता हो। तो वो एजेंट सीधा जेन फोस्टर के घर जाता है। जेन फोस्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसकी बुक को वहाँ से ले आता है जिसके अंदर उसने सारी रिसर्च लिख रखी थी। अब उधर थोर को भी पता चल चुका होता है कि उसका हैमर कहाँ पर है क्योंकि ये हैमर की गिरने वाली बात हर तरफ फैल चुकी थी। थोर हॉस्पिटल से बाहर आता ही लोगों से पूछने लगता है कि मुझे घोड़ा कहाँ से मिलेगा। तो लोग हंसने लगते हैं कि घोड़ा इस जमाने में यहाँ कोई घोड़ा नहीं है। तभी आती है वहाँ पर जेन और थोर से कहती है आओ मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो तुम, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी वहाँ जाना है, लेकिन प्लीज अपनी जुबान बंद रखना। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि थोर के हैमर को काफी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। थोर अंदर जाता है सब सिक्योरिटी गार्ड्स और आदमियों को मारता हुआ क्योंकि इन लोगों ने उसके अपने हथौड़े यानी हैमर पर कब्जा कर रखा था। आखिरकार थोर उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर हैमर होता है। उसे खुशी से उठाने लगता है लेकिन ये क्या, उससे हैमर उठाया ही नहीं जाता। थोर को बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। इतनी ही देर में शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं और वो थोर को जेल में बंद कर देते हैं। थोर देखता है कि वहाँ पर लोकी भी है। लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है थोर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से फादर की डेथ हो चुकी है, किंग ऑर्डिन मर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारा गम ले लिया था। तो थोर को काफी दुख होता है और उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि उसने अपने फादर से बदतमीजी क्यों की और वो इसी सोच में गुम हो जाता है। अब रात को जेन के साथ जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर आता है और जेल वालों को थोर का नकली ID कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं कि इससे गलती हो गई, इसे नहीं पता था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अब इसे मेरे साथ भेज दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ से निकलते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं लेकिन प्रोफेसर साहिब अपने होश खो बैठते हैं तो थोर उन्हें इन फोस्टर के घर ले आता है और अब वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं जबकि प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं। अब जेन थोर से पूछती है तो चलो अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो। तो थोर कहता है कि मैं एक किंग का बेटा हूँ, हम लोग किंगडम पर राज करते हैं। तो जेन कहती है तुम भी कमाल करते हो, कैसी बातें कर रही हो। तो थोर कहता है लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ और थोर पूरी एक डायग्राम बनाता है जिसमें वो 9 के 9 किंगडम्स होते हैं। तो जेन को बताता है कि जिस अर्थ पर तुम रह रही हो इसे मिडगार्ड कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ उसे एस्गार्ड कहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एस्गार्ड की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग ऑर्डिन की डेथ हो चुकी है। वो तो अभी जिंदा होते हैं लेकिन अभी भी होशी की हालत में होते हैं और लोकी उनके पास ही बैठा होता है। वहाँ पर लोकी के जहन में ये सोच चल रही होती है कि वो किंग ऑर्डिन को ही मरवा देगा क्योंकि वो चाहता है कि उनका बेटा और किंग बने और लोकी क्योंकि उनका असली बेटा नहीं होता इसीलिए वो लोकी को किंग नहीं बनाना चाहते। लोकी प्लान कर रहा होता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पर रूल करेगा क्योंकि थोर तो पहले ही जमीन पर है। वो वहाँ से उस चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो फ्रीजिंग गैजेट होता है यानी लोफी का वेपन और उसको लेकर अब वो पहुंच जाता है उसी पाथवे पर जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड उस रास्ते को गार्ड कर रहा होता है। वो लोकी को मना करता है कि सॉरी मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। तो लोकी कहता है अच्छा वो ये लो। इसी के साथ ही वो उस वेपन का यूज करते हुए इस बेचारी सिक्योरिटी गार्ड को जमा देता है। उसकी स्वर्ड लेकर पहुंच जाता है उसी किंगडम में यानी लोफी के इलाके। वो वहां जाके लोफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम किंग ऑर्डिन को मार डालोगे, जैसे ही तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन लौटा दूंगी, इस तरह से तुम्हारे पास ही तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी और मैं भी किंग बन जाऊंगा। तो लोफी कहता है डील तो अच्छी है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ।
लोकी वहाँ से वापस आ जाता है तो उसे थोर के दोस्त रोक लेते हैं और कहते हैं कि कितनी शैतानी सोच है तुम्हारी, तुम जो भी कर रहे हो हमें वो पता है। तो लोकी उनको खामोश करवा देता है ये कह के कि जल्द ही मैं तुम लोगों का किंग बनने वाला हूँ, इसलिए खामोश ही रहो तो बेहतर है। लेकिन थोर के साथी भी उसकी तरह ब्रेव होते हैं। वो जाते हैं मिडगार्ड थोर को सब कुछ बताने के लिए। वो थोर को बताते हैं कि लोकी असल में चाह क्या रहा है, उसने ये सारा सीन क्रिएट किया है ताकि वो किंग बन सके। तो थोर को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। इस बात की खबर लोकी को भी हो जाती तो वो बादशाह के खास सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कि मेटल से बना होता है, डिस्ट्रॉयर। अब लोकी उसे कहता है कि जमीन पर जाओ और थोर और उसके साथियों को मार डालो। तो डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानते हुए मिडगार्ड पर जाता है। वो थोर के साथियों के सामने जाके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी थोर सामने आ जाता है और वो कहता है डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। डिस्ट्रॉयर को क्या फर्क पड़ना था, थोर को हिट करता है और थोर दूर जाके गिरता है क्योंकि ना उसके पास उसका ड्रेस था और ना ही उसका हैमर, तो उसके पास पावर्स कहाँ से आएंगी। वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ भी होता है एक मिरेकल। याद है किंग ऑडिन ने क्या कहा था कि जब तक थोर इस काबिल नहीं हो जाता कि वो हैमर को डिजर्व कर सके तब तक हैमर उसके पास नहीं आ सकता। तो सुने थोर ने ऐसा काम कर दिया था कि वो हैमर को डिजर्व करता था। उसने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी। अब उसके पास उसका ड्रेस और उसका हैमर वापस आ चुका था और अब बहुत पावरफुल फील कर रहा था। थोर वहाँ पर डिस्ट्रॉयर को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है। थोर अपनी टीम को लेता हुआ वापस ऊपर जाता है। अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जिसे लोकी ने जमा दिया होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो पाथवे थोर के लिए खोल देता है। लेकिन एस्कार्ट खुलने की वजह से लोफी के किंगडम के लोग भी उधर आने लगते हैं। अब लोफी वहाँ पर आकर किंग ऑडिन पर अटैक करने वाला होता है जैसा उसे करने के लिए लोकी ने कहा था। लेकिन लोकी यहाँ पर चाल चलता है और वो खुद ही लोफी को मार डालता है अपने फादर की आंखों के सामने ताकि वो अपने फादर यानी किंग ऑडिन को इम्प्रेस कर सके कि इसने अपने फादर की जान बचाई है। यहाँ से लोकी सीधा बढ़ता है बाइफ्रोस्ट ब्रिज की तरफ और उसे एक्टिवेट करके उसमें से कोई खतरनाक बीम निकालने वाला होता है ताकि ये सारी जगह तबाह हो जाए और लोकी खुद अपने किंगडम पर राज कर सके और उसे रोकने वाला कोई भी यहाँ तक ना आ सके। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थोर और उसे रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। थोर लोकी से कहता है तो तुम पास नहीं आओगे, तो लोकी कहता है नहीं, इसमें से मैं बीम्स निकाल नहीं वाला हूँ। तो थोर कहता है अच्छा ठीक है। थोर अपना हैमर उस ब्रिज के ऊपर दे मारता है जिससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी ये देख के हैरान रह जाता है लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से वो दोनों ब्रिज से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किंग ऑडिन आते हैं जो कि थोर का हाथ थाम लेते हैं ताकि वो नीचे न गिरे। लोकी ने थोर का हाथ पकड़ा होता है लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस काबिल नहीं था कि कभी भी अपने फादर को इम्प्रेस कर सके तो वो अपना हाथ थोर से खुद ही छुड़वा लेता है। हर तरफ ये बात फैल जाती है कि लोकी ब्रिज से गिरकर मारा गया। अब किंग ऑडिन आते हैं थोर के पास और उससे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने किंग बने। तो थोर अपने फादर से कहता है नहीं, मुझे अभी बड़े बड़े काम करने हैं और आप जैसा बनना है। जब मैं वाकई इस काबिल हो गया तब आप मुझे किंग बना दीजिएगा। अब इस पार्ट के एंड में हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं होता बल्कि वो पार्ट 2 में जिंदा होकर जरूर आएगा। इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 के शुरू होते ही फर्स्ट के सीन को दिखाते हुए जहाँ पर हमें किंग ऑडिन के फादर दिखाए जाते हैं। वो उनका दौर चल रहा था और उस वक्त उनका दुश्मन था मेलिकत। उसके पास भी एक वेपन हुआ करता था जो उसकी ताकत था। मेलिकत चाहता था कि वो पूरे 9 किंगडम्स पर अटैक करके उन पर कब्जा कर ले, लेकिन किंग ऑडिन के फादर ऐसा होने नहीं दे सकते थे। तो वो मेलिकत और उसके साथियों को हरा के वहाँ से दूर भेज देते हैं और वो मेलिकत से उसका वेपन लेके जमीन की गहराइयों में दफना देते हैं। अब जब मेलिकत को रियलाइज होता है कि उसे उसका वेपन ले लिया गया है और उसके मुकाबले में कोई आम इंसान नहीं खड़ा बल्कि द ग्रेट किंग है, तो अपने खास साथी को बुलाता है और कहता है कि अभी हमारे लिए गहरी नींद लेना बेहतर है और जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम खुद ही लौट आएंगे और अपना वेपन भी वापस हासिल कर लेंगे। मेलिकत और उसका अजीब और गरीब साथी गहरी नींद में सो जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट की तरफ। मेलिकत अभी तक सोया होता है। खैर ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर हम बात करें एस्गार्ड की तो वहाँ पर सबको पता चल चुका होता है कि लोकी ने अपने फादर को धोखा देने की कोशिश की थी कि नजरों में अच्छा बनने के लिए। अब वो पकड़ा जा चुका होता है क्योंकि वो मरा नहीं था, जिंदा था और थोर उसे पकड़ कर किंग ऑडिन के पास ला रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम थोर को काफी
काफी शानदार लड़ाई करता हुआ देखते हैं और ये लड़ाइयाँ वो अपने किंगडम को बचाने के लिए किया करता था और उन लोगों के लिए जो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे और इतने ताकतवर नहीं थे, वो सब थोर से मदद मांगा करते थे और ये थोर की अच्छाई थी कि वो उनकी मदद कर भी दिया करता था। फिर थोर जाता है अपने फादर के पास और उनसे बातें करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाइफ्रोस्ट ब्रिज दोबारा से रिपेयर हो चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक से काम भी करने लगा है। अब किंग ऑडिन थोर को बताते हैं कि बेटा जल्दी वो वक्त आने वाला है जब नो के नो किंगडम्स एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और जैसे ही वो इकट्ठे होंगे एक पोर्टल खुल जाएगा और मेलिकेट ने कहा था जब ऐसा टाइम आएगा तो वो भी लौट आएगा, तो तुम्हें होशियार रहना होगा। उधर जमीन पर हम जेन फॉस्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि क्या ऐसे पोर्टल्स वाकई होते हैं। तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक अबेंडन बिल्डिंग है। हमें सस्पेंस होने लगता है कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं जाता, चलो हम चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जाना इनकी गलती होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स थे कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाए चाहे वो इंसान हो वो गायब हो जाता था, दुनिया के किसी दूसरे कोने में गिर जाता था। और जब जेन ऐसे पोर्टल को देख रही होती है तो वो भी पोर्टल के अंदर गिर जाती है और पता है वो कहाँ पहुँचती है, जमीन की उसी गहराई में जहाँ पर किंग ऑडिन के फादर ने मेलिकेट का वेपन छुपा रखा था। जैसे ही वो उस जगह पर हिट करती है उस वेपन की सारी ताकतें जेन फोस्टर के अंदर आ जाती है और इस बात का पता उसी सिक्योरिटी गार्ड को भी चल जाता है जो कि बाइफ्रोस्ट ब्रिज की हिफाजत किया करता था। वो थोर को जाकर बताता है कि आपने मुझे कहा था कि मैं जेन फोस्टर पर नजर रखूं, लेकिन वो मुझे दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो थोर उससे कहता है मुझे फौरन से जमीन यानी मिड गार्ड पर भेजो, मैं जाकर देखता हूँ। अब थोर आ चुका था मिड गार्ड पर, लेकिन जेन तब तक वहाँ पर पहुंच चुकी होती है यानी जमीन पर वापिस आ चुकी होती है। जब थोर को देखती है तो उसे स्लैप करती है, तुम इस होलिये में यहाँ पर आ गई हो, कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या कहेगा। लेकिन काम उल्टा ही पड़ जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है और जेन को ही पकड़ के कहती है लेडी आपने इसे स्लैप क्यों किया है। लेकिन पुलिस का जेन को हाथ लगाना पड़ता है महंगा क्योंकि जेन में से काफी इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं, इससे पुलिस ऑफिसर दूर जाकर गिरता है। ये देख के थोर को पता चल चुका था कि उसकी दोस्त के अंदर ये एबिलिटीज आ चुकी हैं, मेलिकेट के उसी वेपन की पावर्स। तो वो उसे अपने साथ एस्कॉर्ट ले आता है। किंग ऑडिन भी जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जेन के अंदर ये पावर्स हैं जो कि अच्छी नहीं है। वो बताते हैं कि मेलिकेट अब जरूर लौटेगा, उसका वेपन अब जेन के साथ कनेक्टेड हो चुका है तो जेन की जान को भी खतरा है, इसका ख्याल रखना। और ऐसा ही होता है। मेलिकेट अपनी नींद से जाग चुका होता है और अपने खास साथी से कहता है कि जाकर एस्कॉर्ट पर हमला कर दो ताकि वो वेपन को मेलिकेट के पास वापस लेकर आ सके। उसके बाद मेलिकेट अपने असली रूप के साथ यहाँ आ सके। अब मेलिकेट को पता चलता है कि उसका वेपन जेन फॉस्टर के अंदर है तो वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी जान लेकर अपना वेपन हासिल करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर थोर की मदर आ जाती है जो कि जेन की जान बचा लेती है। लेकिन इस चक्कर में उनकी अपनी जान चली जाती है, उन्होंने जेन के लिए कुर्बानी दे दी थी। तभी वहाँ पर एस्कॉर्ट आ जाते हैं जिनसे डर कर मेलिकेट और उसका साथी भाग जाते हैं क्योंकि मेलिकेट अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था, उसके पास अपना वेपन जो नहीं था। जब थोर को पता चलता है कि मेलिकेट ने उसकी मदर को मार डाला है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है, इतना गुस्सा कि वो मेलिकेट से बदला लेकर ही रहेगा। वो सीधा लोकी के पास जाता है और उससे भी बताता है कि मेलिकेट ने हमारी मदर को मार दिया है, तुम मेरे साथ चलो, हम उससे बदला लेंगे। लोकी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो एक साथ उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लोकी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेलिकेट के सामने जेन भी है, वो उसे अपना वेपन निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे जेन की जान भी जा सकती थी। तो ये चीज थोर को काफी डरा देती है, लेकिन मेलिकेट जल्द ही जेन के अंदर से अपना वेपन निकाल लेता है। थोर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए इस वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। मेलिकेट के पास अब उसका वेपन आ चुका था और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मेलिकेट अपनी स्पेसशिप लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं उस दिन यहाँ पर जरूर आऊंगा जब सब किंगडम्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि मेलिकेट का वही खास साथी लोकी को काफी जख्मी कर देता है। यहाँ पर उसने थोर के लिए कुर्बानी दी होती है, सैक्रिफाइस किया होता है कि मेलिकेट का ये साथी उसे मार डाले और थोर यहाँ से चला जाए। अब जेन थोर को अपने साथ ले जाती है उसी पोर्टल के पास जिससे वो वापस दुनिया में जा सकते थे। वहाँ पर वो प्रोफेसर और अपनी असिस्टेंट से मिलती है। वहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर हम बिल्कुल सेंटर में चले जाएं, मेलिकेट को पूरे 9 किंगडम्स पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। अब ये सब लोग निकल पड़ते हैं उसी जगह पर जहाँ पर मेलिकेट
बताने वाला था कि पास काफी अच्छे और एडवांस वेपन्स भी होते हैं कि मेलिकेट का मुकाबला करने में कोई कसर बाकी न रहे। जल्दी वहाँ पर मेलिकेट भी आ जाता है और तभी वहाँ एक और पोर्टल खुल जाता है जिसमें से होते हुए थोर और मेलिकेट कहीं और आ जाते हैं। लेकिन थोर को तभी आइडिया आता है, वो मेलिकेट का अपना स्पेसशिप मंगवाता है और मेलिकेट पर तीर मारता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मेलिकेट अब नहीं रहा था, जो बहुत बड़ा बन रहा था वो अब कहाँ गया। ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। फिर थोर अपने फादर किंग ऑर्डन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि फादर, मैंने मेलिकेट को मार डाला है। किंग ऑर्डन कहते हैं, थोर अब मैं तुम्हें किंग जरूर बनाऊंगा। थोर कहता है कि नहीं, मैं अभी भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि किंग ऑर्डन की जगह लोकी होता है। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोर का पार्ट 3 जिसका नाम है थोर रैग्नारोक। करते हैं मूवी का स्टार्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिकेट के वेपन से एक स्टोन निकालकर कहीं भिजवा दिया गया था और उसको ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो हेल पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ मिलता है फायर स्कल से। फायर स्कल उसे पकड़कर उसे लटका देता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। तो फायर स्कल कहता है, तुम मेरे अंदर चलती हुई आग देख रहे हो, ये इटर्नल फायर नहीं है, लेकिन जल्द ही वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर आ जाएगी, मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। याद रहे, मैं हर किंगडम पर कब्जा कर लूंगा। तुम क्या, तुम्हारा कोई किंगडम नहीं बचेगा। तो थोर उससे पूछता है, तुम्हें गरूर किस बात का है। तो फायर स्कल कहता है, ये मेरे सींग देख रहे हो कितने खूबसूरत है, यही तो मुझे ताकत देते हैं। तो थोर कहता है, मैं अपनी ताकत दिखाऊं। इसी के साथ वो अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में उसका प्यारा हैमर आ जाता है। सच में वो हैमर थोर को बहुत प्यारा होता है। थोर अब फ्री हो जाता है और फायर स्कल के सामने जाता है। फायर स्कल अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है जो कि फायर से ही बने होते हैं। थोर से लड़ाई करने लगते हैं और इनको बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो कि थोर की जान लेना चाह रहा होता है, लेकिन तभी थोर को आइडिया आता है। कहता है कि मेरे अलावा मेरे हैमर को कोई नहीं उठा सकता। उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर रख देता है ताकि उसके वजन से वो नीचे गिर जाए, और ऐसा ही होता है, ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर थोर बढ़ता है उसी फायर स्कल की तरफ, अपने हैमर का यूज करते हुए उसे भी खत्म कर डालता है और उसका स्कल भी खींच लेता है। तो उसके सींग यानी उसका स्कल उठा लेता है और ऊपर की तरफ आवाज देता है कि पोर्टल खोल दो, यानी बायफ्रॉस्ट ब्रिज का दरवाजा। उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, लेकिन थोर आकर देखता है कि वहाँ पर पुराना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई और है। वहाँ पर वो ड्रैगन भी जो कि थोर के पीछे पड़ा होता है, थोर के साथ इस गार्ड के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। ड्रैगन का मुंह अंदर होता है और बॉडी बाहर। उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो नया सिक्योरिटी गार्ड थोर को बताता है कि उसे लोकी ने रखा है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड को भी लोकी नहीं हटाया है। तो थोर कहता है, ये क्या बात हुई। अब थोर अपने हैमर के साथ उड़ता हुआ किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर किसी टाइप का प्ले हो रहा होता है। वहाँ पर किंग ऑर्डन बैठे होते हैं और जो उनके सामने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं वो असली लोकी या थोर नहीं होते। वहाँ पर सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। वहाँ लोगों को ये शो करवाया जा रहा था कि थोर नहीं बल्कि लोकी ज्यादा अच्छा है, बहुत ब्रेव और सुपर है। और कोई देख के काफी गुस्सा आता है, और जब वो देखता है कि ये किंग ऑर्डन नहीं है, उसे पता चल जाता है कि ये लोकी है, इसने किंग ऑर्डन की शक्ल ले रखी है। तो किंग ऑर्डन के पास जाता है जो कि असल में लोकी होता है और उससे कहता है कि फौरन से अपने असली रूप में आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोकी हो। लेकिन लोकी नहीं मानता। तो थोर कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अपना हैमर दूर फेंकता है तो वो वापस उसके हाथ में आ जाता है और अपना हैमर दोबारा फेंकता है और कहता है कि लोकी फिर तुम अपने असली रूप में वापस ना आए तो ये हैमर इस बार तुम्हारे मुंह पर आकर लगेगा। लोकी डरता हुआ अपने असली रूप में आ जाता है। सब लोग देख के काफी हैरान रह जाते हैं। तभी तो लोकी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे बताओ मेरे फादर कहाँ हैं? तुम उनका रूप लेके क्यों फिर रहे हो? कहीं तुमने तो उन्हें कहीं छुपा कर नहीं रखा? तो लोकी कहता है, थोर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हम मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों किसी सिटी में आ जाते हैं। ये प्रेजेंट वर्ल्ड होती है। वहीं जमीन पर एक पोर्टल खुलता है तो लोकी उसके अंदर चला जाता है और थोर को वहाँ जमीन पर पड़ी हुई एक चिट मिलती है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है और उसी को फॉलो करने लगता है। तो जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज है। थोर उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसमें से लोकी गिरता है। तब वो इन दोनों को यानी थोर और लोकी को एक जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वाकई में किंग ऑर्डन होते हैं। जब किंग ऑर्डन अपने बेटों को देखते हैं तो कहते हैं कि बस मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। तो थोर अपने फादर से कहता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है मैंने फायर स्कल को भी मार दिया है जो कि बातें कर रहा था कि वो रैग्नारोक बनेगा। तो किंग ऑर्डन
ऑडिन कहते हैं कि थोर तुमने उसे मार दिया, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो जिंदा होकर वापस आएगा और इसके लिए हमें होशियार रहना होगा। किंग ऑडिन ये भी कहते हैं मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है और उसका नाम है हेला। वो हेल से है। मैंने उसे कैद किया हुआ था, लेकिन अब मेरे मरने का वक्त आ चुका है और वो मेरी कैद से आजाद हो जाएगी। तुम लोगों को उससे भी बचना होगा। इसी के साथ किंग ऑडिन गोल्डन डस्ट में बदल जाते हैं, वहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। यानी अब किंग ऑडिन भी नहीं रहे थे और इन दोनों को ही हेला से अकेले लड़ना था। और तभी वहाँ पर हेला आ जाती है जिसने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी होती है। वाकई उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ काफी सूट कर रहा था। वो थोर और लोकी से कहती है मेरे आगे झुक जाओ, तो लोकी कहता है हरगिज़ नहीं और थोर अपना हथौड़ा यानी हैमर उस चुड़ैल की तरफ फेंकता है, लेकिन हेला उसे फौरन से टुकड़े टुकड़े कर देती है। यानी उसमें इतनी खतरनाक पावर्स होती है। अब लोकी और थोर स्कार्ट वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे हेला भी आ जाती है और उन दोनों को पुश करते हुए उस रास्ते से हटा देती है। अब हेला खुद इस गार्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उसे वही नया सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है और उसके साथ दो लोग और भी होते हैं जिसे हेला फौरन से मार डालती है क्योंकि वो उसके आगे झुके नहीं थे। अब वो सीधा बढ़ने लगती है उसी नए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ। तो वो हेला से कहता है मुझे मत मारे, मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो हेला कहती है वाह, तुम्हें तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सामने झुके, तुम्हें इसका फायदा भी होने वाला है, वरना तुम मारे जाते। दूसरी तरफ हम थोर को देखते हैं जो कि हेला के पुश करने की वजह से किसी और प्लेनेट में जाकर गिरता है। वहाँ पर काफी ज्यादा स्क्रैप पड़ा होता है और तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और उसमें से ढेर सारे एलियंस बाहर आते हैं। वो एलियंस आकर थोर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर भी उनसे बराबर लड़ रहा होता है। वो उनसे हाथों से ही फाइट कर रहा था क्योंकि जाहिर है उसके पास उसका हैमर जो नहीं था। लेकिन तभी उन एलियंस में से एक एलियन उसके ऊपर काफी मजबूत नेट डाल देता है। तभी वहाँ पर एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और उन सब एलियंस को मार देती है। वो थोर को अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़की थोर को इसी प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आती है जो कि यहाँ रूल किया करता। तो वो थोर को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं। जो लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आई होती है उसका नाम कैरी होता है। उसे ऐसा करने की पैसे मिलते हैं। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं रेसलिंग कॉम्पिटिशन करवाता हूँ और मुझे तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, काफी ताकत है तुम में, तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। तो थोर कहता है नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस अपने किंगडम वापस जाना है, मुझे छोड़ दो तुम। तो ग्रैंड मास्टर कहता है तुम्हें छोड़ दूं। तभी थोर की नजर पड़ती है लोकी पर जो वहाँ पर ही होता है। तो थोर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये देखें मेरा भाई भी यहाँ पर है, आप इसे क्यों नहीं उस कॉन्टेस्ट में रख लेते, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो लोकी कहता है नहीं नहीं, मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है जो भी है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, थोर मुझे तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम गॉड ऑफ थंडर हो। और फिर भी मना कर रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है अच्छा चलो सुनो, अगर तुम मेरे लिए कॉन्टेस्ट लड़ते हो और इसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई स्पेसशिप दूंगा जिसमें तुम एस्कार्ट वापस जा सकोगे। तो थोर कहता है ओके ठीक है। थोर को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक रॉक मैन होता है। रॉक मैन थोर को बताता है कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, इसलिए अपने वेपन जरा आराम से चूज करना जो उसको हरा भी सके। तो थोर कहता है यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास अपना एक पर्सनल हैमर था जिससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी, अगर वो आज मेरे पास होता ना तो मैं उसको चुटकियों में हरा देता। वो दिन आ जाता है जब थोर का रेसलिंग कंपटीशन होता है। थोर के बाल भी काटे जाते हैं और उसे एक नया ड्रेस पहनाया जाता है। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एस्कार्ट में तमाशा क्रिएट कर रही होती है। वो सब लोगों से फोर्सफुली कह रही होती है मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं झुक रहा होता। तभी उन लोगों में से थोर का फ्रेंड बाहर आता है और कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम हम पर रूल नहीं कर सकती हो। हम पर थोर के दोस्त की टीम और हेला में लड़ाई होने लगती है जिसमें हेला जीत जाती है और वो वही के पास सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आती है जो उसके आगे झुक गया था। वो वहाँ पर उसे एक पिक्चर दिखाती है और कहती है ये 9 किंगडम्स हुआ करते थे, ऑडिन और मैं यहाँ एक साथ अटैक करने आए, लेकिन ऑडिन ने मुझे कैद कर लिया और खुद यहाँ पर कब्जा करके किंग बन गया। वो लोग वहाँ से पहुंचते हैं उस चैम्बर में जहाँ पर तरह तरह के वेपन्स और यूनिक चीजें होती है। वहाँ हम कॉस्मिक क्यूब भी देखते हैं और साथ ही साथ इटर्नल फायर भी, जिसे देख के हेला बहुत खुश होती है और उसमें से थोड़ी सी फायर लेके मैं इनको तोड़ते हुए उसके अंदर
चली जाती है। वो उस जगह पर गई होती है जहाँ पर उसके साथियों को मार दिया गया था। वो साग को चारों तरफ फैला देती है और वहाँ पर सब मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। साथ ही साथ उसका एनिमल पेट भी, जो कि एक ब्लैक वुल्फ होता है, वो काफी चाइंट और खतरनाक दिख रहा होता है। अब हेला उसे धोखेबाज सिक्योरिटी गार्ड को अपना साथी बना लेती है और सीधा बायफ्रोस्ट ब्रिज की तरफ जाती है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे वो स्वर्ड तो है ही नहीं जिससे ये दरवाजा खुलता है, और उसे पता है कौन ले गया था जिसकी ये तलवार थी। जी हाँ, वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड। वो अपने साथ बाकी बचे हुए गार्डियंस को भी ले गया था क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा होने वाला है। फिर हम वो सीन देखते हैं जब थोर की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो वल्कैरी से मिलता है। उसके हाथ पर देखता है कि कोई निशान है, और ऐसा निशान तो एस गार्डियन के फाइटर्स के हाथ पर होता है। और उससे कहता है कि तुम तो अपनी बंदी हो, तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों लाई। उसे समझ आ जाता है कि वल्कैरी ने ये सब पैसों की खातिर किया। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और उसको बचाने के लिए कोई बात नहीं करती। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। थोर देखता है कि उसके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि हल्क है, तो वो खुशी से चिल्लाता है, वाह हल्क तुम। क्योंकि थोर और हल्क की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर हल्क उसे पहचानता ही नहीं। वक्त के साथ सब बदल जाता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। हल्क काफी जाइंट होने की वजह से थोर को बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है। क्योंकि थोर के पास ना उसका हैमर होता है ना उसकी पावर्स, तो वो काफी हारने लगता है। तो काफी चोटें भी लगने लगती है। तभी वो बेहोश होने वाला होता है। उसे उसके फादर यानी किंग ऑडियन का विजन आता है और उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं। थोर भी अब उठ के हल्क को मारने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता। वो थोर को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था वो हल्क को हरा दे, क्योंकि हल्क सालों से जीतता आ रहा था। अब हम देखते हैं कि थोर बेहोश होने के बाद जब उठता है तो देखता है कि वो हल्क के कमरे में ही है। वो हल्क से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। हल्क उसे बताता है जेट प्लेन के थ्रू। थोर भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स लगे होने की वजह से वो नहीं निकल पाता। तभी थोर दोबारा आंखें बंद करता है तो उसे विजन में वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड आता है, जो उसे अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि देखो इस गार्ड की हालत कितनी खराब है। हेला ने हर तरफ तबाही मचा दी है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस लौटना होगा। अब जब थोर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो हल्क के रूम में ही है। वो वहाँ से बाहर जाने की दोबारा से कोशिश करने लगता है और वल्कैरी से भी कहता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तो थोर खुद ही विंडो से जंप करता हुआ नीचे आ जाता है और जेट प्लेन की तरफ भागने की कोशिश करता है। वो प्लेन के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी पीछे पीछे हल्क भी आ जाता है जो कि उसे पकड़ने आ रहा। लेकिन थोर वहां पर एक वीडियो प्ले करता है तो हल्क वो वीडियो देखकर इंसान बन जाता है, यानी ब्रूस। उधर ग्रैंड मास्टर को ये लग रहा होता है कि थोर उनके सबसे खास क्रिएचर को पकड़ के अपने साथ लेके गए फायदे के लिए। तो वल्करी और लोकी से कहते हैं कि थोर को मेरे पास पकड़ कर लाओ, चाहे उसे जिंदा लेकर आओ या मार कर लेकर आओ। अब लोकी और वल्करी बाहर आते हैं, लेकिन लोकी उस लड़की को बताता है कि मैं और थोर असली भाई हैं और मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये दोनों भी एक टीम बन जाते हैं और थोर के पास जाते हैं। अब थोर, ब्रूस, वल्कैरी, लोकी और साथ कुछ और लोग से ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराते हैं और एस गार्ड के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि एस गार्डियंस को तंग कर रही होती है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही होती है। वो उन सब लोगों से पूछती है कि मुझे बताओ वो स्वर्ड कहाँ पर है, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहाँ लेकर गया। तो तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि हम लोगों को मत मारो, मैं तुम्हें बता देता। तो हेला उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसके पीछे वो आई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर थोर का स्पेसशिप भी आ जाता है। वल्कैरी कहती है कि मैं हेला से लड़ूंगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वही ब्लैक वुल्फ आ रहा होता है जो कि उन पर हमला करने वाला था। तो ब्रूस कहता है इसे मैं देख लूंगा। ऐसे नीचे जंप करता है तो गिर जाता है क्योंकि वो हल्क नहीं बना होता और वुल्फ उसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जल्दी पीछे से ब्रूस हल्क में बदल जाता है और उस ब्लैक वुल्फ से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ लोकी भी एक स्पेसशिप ले आया होता है और वो सारे गार्डियन से कहता है कि आप सब इसके अंदर चले जाएं ताकि आप सेफ रहें। तभी हम उस दो के पास सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि हेला के साथ मिल गया था, लेकिन अब वो हेला के खिलाफ हो जाता है जब देखता है कि एस गार्डियंस कितने इनोसेंट है और थोर कितनी मेहनत कर रहा है। वो हेला से ही लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेला थोर का गला दबा देती है और उससे काफी लड़ाई करती है। थोर यहाँ कमजोर पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका हैमर नहीं होता और हेला काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे अपने फादर दिखाई देते हैं और तभी उसमें थंडर की पावर्स आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। बाहर आकर उस ब्रिज पे जोरदार पंच मारता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए, कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था फायर स्कल लौट कर आएगा। तो वो लोकी से कहता है जब तक फायर स्कल यहाँ नहीं आएगा ये सब खत्म नहीं हो सकेगा, तो फौरन से उसे इटर्नल फायर देकर यहाँ पर लाओ। अब लोकी चाहता
है और उसके स्केलेटन को इटर्नल फायर में रख देता है, जिससे फायर स्कल दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो यहाँ पर आ चुका होता है और हेला उसे देख के काफी डरने लगती है। वो आते ही अपनी तलवार एस कार्ड के अंदर घुसा देता है, जिससे हेला भी मारी जाती है और इसकी वजह से एस कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और हर तरफ आग लग जाती है। हम थोर को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में एस गार्डियंस और अपनी टीम के साथ होता है। वो कहता है कि अब हम सेफली जमीन पर रहेंगे, तो एस गार्डियन उसे कहते हैं कि आप हमारे किंग हैं। यहाँ पर थोर फाइनली एस गार्डियंस का किंग बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थोर के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं गौर को, जो कि इस टाइम एक सुनसान डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में होता है, जहां उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पर गौर अपने गॉड की वर्शिप करता है और उनसे प्रे करता है कि हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, इसीलिए प्लीज हमारी जान बचाइए, हमारी मदद कीजिए। लेकिन इतनी दुआओं के बावजूद भी कुछ नहीं होता, यानी कि कोई भी उसकी मदद नहीं करता और ना ही उनका सहारा बनता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम गुजरता है, जहाँ गौर की बेटी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने फादर के हाथों में ही दम तोड़ देती है। अब गौर अपनी बेटी को खोने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। फिर वो उसी रेगिस्तान में अपनी बेटी की कब्र बनाता है और खुद वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसे दूर एक जगह एक जंगल दिखाई देता है। अब इस वीरान रेगिस्तान में इस जंगल को देखकर गौर ये सोचता है कि शायद गॉड ने मेरी सुन ली, इसीलिए वो सीधा उठकर जाता है उसी जंगल में, जहाँ पर उसे बहुत सारा पानी मिलता है। यहाँ आकर पहले तो वो बहुत सारा पानी पीता है, लेकिन फिर जब वो उस पानी से बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने बहुत सारे फ्रूट्स दिखाई देते हैं। तब वो जल्दी से उन फलों की तरफ बढ़ता है और उन्हें खाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर बैठा हुआ सन गॉड गौर से कहता है, ए अजीब इंसान, तो मेरे फल क्यों खा रहा है? तब ये सुनकर गौर सन गॉड से कहता है कि आपसे मैंने प्रे की थी, आप तो मेरे बुलाने पर ही यहाँ पर आए हो ना, और आपने ही तो मेरी जान बचाई है। तब ये सुनकर सन गॉड उसको बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर आया हूँ सेलिब्रेशन करने। असल में मैंने यहाँ पर एक सॉर्ड को ढूंढा है जिसका नाम है नेक्रो सॉर्ड, और वो सॉर्ड सबसे फाइट करने के लिए और सबको खत्म करने के लिए है, और उसकी खुशी मनाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया। अब खुशियों का नाम सुनकर गौर एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशियाँ जो जा चुकी थी। उसके पास एक बेटी ही थी जिसे वो गॉड से प्रे करके बचाना चाहता था, लेकिन अब तो उसकी बेटी भी उसके पास नहीं है, वो मर चुकी है। यहाँ पर गौर रापू से कहता है कि आपसे प्रे करने वाले, आपकी वर्शिप करने वाले तो खत्म हो चुके हैं और अब मैं ही बस एक आखिरी बचा। जब यहाँ पर रापू गॉड से कहता है कि गॉड्स को खुश करने में हमेशा सेक्रीफाइसेस लगते हैं, पर अगर तुम्हारी बेटी मर भी गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम यही समझो कि उसका सेक्रीफाइस मेरे पास आ गया। और अब ये बात सुनकर तो गौर को बहुत गुस्सा आने लगता है। और यहीं पर वो सॉर्ड यानी कि नेग्रो सॉर्ड एक ऐसी तलवार थी जिसे कि गॉड्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था, वो चुपके से बड़ी आराम से गौर के हाथ में आ जाती है। तलवार हासिल करने पर तो गौर वहीं पर ही रापू को मार देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये कसम भी खाता है कि आज से मैं सारे गॉड्स को जान से मार दूंगा, क्योंकि ये गॉड्स जिनकी हम वर्शिप करते हैं, जिनसे हम प्रे करते हैं, जिनको हम पुकारते हैं, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि हम इनकी वर्शिप करें, तो इसीलिए मैं किसी गॉड को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है कॉर्ग की तरफ, जो कि बच्चों को थोर की कहानी सुना रहे थे कि कैसे थोर उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो कि अपने लिए नहीं लड़ सकते। बचपन से ही थोर का मानना ये था कि बेसहारा लोगों की मदद करना ही मेरा असली मकसद है। जहाँ इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई जेन फोस्टर से, लेकिन बहुत ही जल्द वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग भी हो गए। जहाँ बाद में थोर के पेरेंट्स, उसके भाई और हर वो इंसान जो कि उससे प्यार करता था, वो सारे लोग या तो उससे बिछड़ गए या फिर मारे गए। लेकिन थोर की एक बात खास थी, और वो ये कि उसने दूसरों के लिए लड़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसके बाद थोर ने ज्वाइन किया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को, जहाँ उसने उनके साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हर टाइम उसके दिल में एक ही इंसान की याद थी, और वो थी जेन फोस्टर। अब इस तन्हाई में थोर इतना डूब चुका था कि उसने इंसानी दुनिया से खुद को दूर कर लिया, जहाँ बाद में उसने अकेले रहकर ही जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन जब भी कोई उसे ये कहकर पुकारता कि थोर लड़ाई को तुम्हारे बगैर जीता नहीं जा सकता, तब ये सुनते ही फौरन से उसके अंदर का वॉरियर जाग जाया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड पहुंच चुका है। यहाँ आकर वो थोर से कहता है कि थोर, एक और जंग है जिसको हम तुम्हारे बगैर नहीं
नहीं जीत सकते। यहाँ पर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन से उखाड़कर हैरी पॉटर की झाड़ू बनाकर उस पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है, जहाँ से वो सीधा पहुँचता है वॉर में, जहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बाकी फोर्स अपने दुश्मनों से लड़ रही होती है। तभी यहाँ का राजा यानी कि ये कार थॉर के पास आता है और उसे कहता है कि हम लोगों पर इन रॉबर्ट्स ने यानी कि लुटेरों ने हमला कर दिया है और थॉर सिर्फ एक तुम ही हो जो कि हमें इन लुटेरों से बचा सकते हो। हमारी जिंदगी एकदम बिल्कुल सही चल रही, लेकिन फिर किसी ने आकर हमारे गॉड को मार दिया। जहाँ उसके बाद ये लुटेरे यहाँ पर आ गए और हमें लूटने लगे। इन्होंने हमारे मंदिर पर भी कब्जा कर लिया है। तब यहाँ पर थॉर उनसे वादा करता है और उनसे कहता है कि मैं ये मंदिर तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। इसके बाद थॉर उठाता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर को, जहाँ वो उसके साथ अपनी पावर्स को कनेक्ट करता है, जहाँ वो बन जाता है माइटी थॉर। यहाँ पर थॉर एक एक करके सारे रॉबर्ट्स को, सारे लुटेरों को मार रहा होता है। एक बार तो वो ऐसा करता है कि अपनी दोनों लेग्स को वो स्ट्रेच कर लेता है और दो गाड़ियों को एक साथ ही रोक देता है। अब हालांकि इतनी लंबी लड़ाई के बाद थॉर जीत तो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में ये कार का जो मंदिर होता है वो पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है फीमेल माइटी थॉर पर यानी कि जेन फॉस्टर पर, जो कि इस कहानी की फीमेल मेन कैरेक्टर भी है। लेकिन यहाँ पर उसे 4th स्टेज कैंसर भी होता है। यहीं पर डार्सी भी बैठी होती है जो कि जेन से पूछती है कि वो कैसा है जिसे तुम प्यार करती थी, लेकिन जेन उसकी बातों को इग्नोर करती है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि इस टाइम जेन और थॉर का रिलेशनशिप नहीं था। और इन 8 सालों में जेन एक प्रोफेसर बन चुकी थी, जहाँ वो साइंस की बड़ी बड़ी थ्योरीज देती थी और लेक्चर भी दिया करती थी। इसी दौरान एक दिन उसका ध्यान जाता है वाइकिंग्स की एक किताब पर, जिसके अंदर थॉर के हथियार यानी कि म्योनिर के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही साथ इसमें शामिल थी स्ट्रेंथ और गुड हेल्थ। फिर यहाँ पर हम वेलगेरी को भी देख पाते हैं, जो कि इंसानों के साथ अपने बसाए हुए न्यू एसगार्ड में रह रही थी। साथ ही साथ इंसानों के साथ उसका काफी अच्छा ताल्लुक भी बन चुका था और आए दिन इन्हें फंडिंग भी मिला करती थी। अब यहाँ न्यू एसगार्ड में थॉर, ओडिन और लोकी का एक शो चल रहा होता है, जहाँ पर ये लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहीं पर कांच की बाउल में थॉर का वो पुराना हथियार यानी कि म्योनिर भी पड़ा हुआ था, लेकिन टूटा हुआ, यानी कि उसके टूटे हुए टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए। लेकिन जैसे जेन वहाँ पर आती है वो सारे टुकड़े हिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें जान आ गई हो। उधर ये कार थॉर को 2 बकरे गिफ्ट देता है, क्योंकि थॉर ने उनकी जान बचाई थी, तो बदले में कुछ तो देना बनता ही था। इसके बाद ये सारे अपनी शिप में आ जाते हैं, लेकिन पीटर जब अपने एडवांस कम्युनिकेशन को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी कंट्रीज को मदद की जरूरत है और हर कोई उन्हें यही मैसेज कर रहा है कि हमें मदद की जरूरत है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि हमारे गॉड्स को मार दिया गया है। तभी इस बीच थॉर की नजर सिफ पर पड़ती है, जो कि असल में थॉर की बेस्ट फ्रेंड थी। अब ये देखकर थॉर अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें सिफ और उसकी कंट्री के लोगों को बचाना होगा। तब ये सुनकर पीटर क्विल थॉर से कहता है कि और भी तो लोग हैं, और भी तो कंट्रीज हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, तो क्यों ना हम अलग अलग जाकर उनकी मदद करें। तब उसकी बात सुनकर थॉर मान जाता है। इसके बाद थॉर स्टॉर्म ब्रेकर और अपने बेस्ट फ्रेंड कॉर्ग को लेकर सीधा पहुंचता है सिफ के पास, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि फेलिकेरियन के गॉड फेलिका को किसी ने मार दिया है। यहाँ पर थॉर को सिफ भी मिल जाती है, अपनी हालत में एक जगह पर पड़ी हुई थी और उसका एक हाथ कटा होता है। यहाँ पर सिफ थॉर को बताती है कि जिसने हमारा ये हाल किया, जिसने हमें मारा, उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है और वो हमारा दुश्मन अब वहीं पर ही जा रहा है। जहाँ इसके फौरन बाद एंट्री होती है इस मूवी के विलन की यानी कि गौर की, जो कि पहुंच चुका होता है न्यू एसगार्ड में। अब यहाँ पर गौर के पास जो नेक्रोसॉर्ड होती है वो उसकी मदद से काले साई से अलग अलग मॉन्स्टर्स बना देता है, जहाँ ये सारे मॉन्स्टर्स पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है वेलकेरी, जो कि उड़ते हुए घोड़े पर आती है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है थॉर की और वो भी यहाँ पर आकर उन सभी को रोकने लगता है। अब इन सारे मॉन्स्टर्स की तादाद एक एक करके बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर थॉर की नजर अपने पुराने हथियार यानी कि म्योनिर पर पड़ती है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर ये फील होने लगता है कि यहाँ पर उसके अलावा एक और बहादुर वॉरियर है, जो कि बिल्कुल इसी की तरह स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तब यहाँ पर वेलकेरी थॉर से कहती है कि मुझे यकीन है कि वो बहादुर वॉरियर तुम्हें पसंद जरूर आएगा। और तब यहाँ पर शानदार एंट्री होती है फीमेल माइटी थॉर की यानी कि जेन फॉस्टर की, जो कि अपने फुल माइटी
माइटी थॉर वाले लुक में आई होती है यहाँ पर। तब उसे इम्प्रेस करने के लिए थॉर भी अपना माइटी थॉर वाला लुक लेकर आता है। यहाँ ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो इनका काम था वो था दुश्मनों को हराना, इसीलिए वो दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। इसी लड़ाई के दौरान हम थॉर के एक फ्लैशबैक को भी देखते हैं, जहाँ ये दोनों यानी कि थॉर और जेन एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी रहती थी। लेकिन जब एवेंजर्स की तरफ से निक फ्यूरी की कॉल आई थॉर को ले जाने के लिए और साइंस की तरफ से कॉल आई जेन को ले जाने के लिए, तो तभी इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के रिश्ते को खत्म कर दिया। इनकी बिजी रूटीन ने इन्हें एक दूसरे से काफी दूर कर दिया और फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर इनका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। प्रेजेंट टाइम में गौर अपने काले साई की मदद से न्यू एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अब इससे पहले कि थॉर उसका सामना करता, गौर पहले ही वहाँ से जा चुका था। फिर अगले दिन वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे गायब थे, वो सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाने लगते हैं। बच्चों के ना होने की वजह से सारे लोग ही काफी परेशान थे, लेकिन तभी यहाँ पर थॉर आकर उन सबसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप सभी के बच्चों को वापस जरूर लेकर आऊंगा। फिर थॉर अपनी टीम से गौर यानी कि गॉड बुचर के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर वेलकरी उसे बताती है कि गौर के पास नेक्रोसॉर्ड है और नेक्रोसॉर्ड एक ऐसी तलवार है जो कि सारे गॉड्स को बड़ी आसानी से ही मार सकती है। और तो और उस तलवार में इतनी ताकत है कि वो काले साए से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना सकती है। तब यहाँ पर जेन उनसे पूछती है कि आखिर ये नेक्रोसॉर्ड क्या है। तब यहाँ पर थॉर उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि नेक्रोसॉर्ड एक ऐसी तलवार है जो कि टाइम के साथ साथ अपना ऑनर बदलती आई है, और ये तलवार जिसके हाथ में भी होती है ये पूरी तरह से उस इंसान को करप्ट बना देती है। इतने ही देर में हेमडाल के बेटे यानी कि एस्ट्रेड की होलोग्राफिक इमेज यहाँ पर आती है, जो कि इनसे कहता है कि जिन बच्चों को गौर अपने साथ ले गया है मैं भी उन बच्चों में शामिल हूँ। तब यहाँ पर थॉर एस्ट्रेड से पूछता है कि आखिर तुम सारे बच्चे इस टाइम कहाँ पर हो। तब ये सुनकर एस्ट्रेड बताता है कि मुझे अपनी पावर्स ठीक तरह से इस्तेमाल करनी नहीं आती। तब यहाँ पर थॉर उससे आंखों की पावर्स पर फोकस करने के लिए कहता है। तब इसी पावर की मदद से थॉर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चे थॉर को देखकर काफी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करें, हमें यहाँ से बचा लें, हमें वापस अपने पेरेंट्स के पास जाना है। तब थॉर उन सभी से कहता है मैं सचमुच में यहाँ पर आपके पास नहीं हूँ और मेरा तो सिर्फ माइंड ही यहाँ पर है और वो माइंड है अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन हाँ फिक्र मत करो, मैं अपनी टीम के साथ अब सबको बचाने जरूर आऊंगा। फिर कॉन्शियस माइंड में वापस आने के बाद थॉर अपने साथियों को बताता है कि गॉड ने उन सभी बच्चों को स्पेस के उस वाले हिस्से में रखा हुआ है जहाँ पर रोशनी का तो नामो निशान तक नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और अगर गौर जमीन पर आकर इतना पावरफुल था तो स्पेस के काले सायों में तो उसकी ताकत और बढ़ जाए। तो इसी वजह से गौर को हराने के लिए हमें एक टीम चाहिए जो कि काफी पावरफुल काफी स्ट्रॉन्ग हो। और अब ये लोग अपनी टीम को बढ़ाने के लिए गॉड्स के महल में जा पहुंचते हैं और ये महल जमीन पर नहीं होता बल्कि होता है दूर ऊपर आसमान में। यहाँ पर हम बहुत सारे गॉड्स को देखते हैं जैसे कि पत्थर के गॉड, मोम के गॉड, यहाँ तक कि फीलिंग्स के गॉड भी। और अब इन्हीं में एक और गॉड शामिल हो चुका था और वो था तूफानों का गॉड, और वो गॉड कोई और नहीं बल्कि थॉर था यानी कि द गॉड ऑफ थंडर। अब ये लोग किसी तरह अपना भेस बदलकर अंदर पहुंच जाते हैं। तब यहाँ पर एंट्री होती है गॉड्स के गॉड की यानी कि ज़ियोस की, जो कि असल में होती है बिजली के गॉड। असल में आज इन सब की एक मीटिंग बिठाई गई थी जहाँ पर इन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स पर डिस्कस करना था, लेकिन वो जो पॉइंट्स थे वो जो इश्यूज थे वो थोड़े फनी थे, जैसे कि नेक्स्ट फेयरवेल हम कहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर कौन सी लड़कियां आएंगी और खाने पीने में क्या होगा। अब इन सारी बातों से थॉर को गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो खुद बीच में आ जाता है असली बात करने के लिए, जहाँ वो ज़्यूस से कहता है कि ज़्यूस बिजली के गॉड, मैं असल में यहाँ पर आया हूँ आपसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारा जा रहा है एक एक करके और उसके पीछे हाथ है बुचर गॉड यानी कि गौर का, और वो ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके हाथ में है नेक्रोसॉर्ड, और वो जमीन के न्यू एसगार्ड से बहुत सारे बच्चों को अपने साथ ले गया है स्पेस के अंधेरों में, जहाँ पर उसने उन बच्चों को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ है। तो मैं उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो यहाँ पर हमने करना ये है कि जितने भी यहाँ पर गॉड्स हैं हमने उन सबकी एक टीम बनानी है, जहाँ बाद में हमने गॉड से लड़ना है और गॉड बुचर यानी कि गौर को मार देना है। तब थॉर की ये बात ज़ियोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे गुस्सा आ जाता है। तब खुद को दिखाने के लिए थॉर यहाँ पर अपने कपड़े उतार देता है। तब ये देखकर ज़ियोस को यहाँ पर ये पता चल
जाता है कि ये तो थॉर है जो कि आया है असल में एसगार्ड से। यहाँ ज़्यूस थॉर से कहता है कि एसगार्ड की प्रॉब्लम्स एसगार्ड वाले ही जाने, तो इसीलिए इस सारे सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता थॉर। तभी दूर बैठी वेलकेरी और जेन फॉस्टर ये सोचने लगती हैं कि ज़्यूस के हाथ में जो थंडर बोल्ट है अगर हमें वो मिल जाए तो हम बड़ी बहादुरी से गौर का सामना कर सकते हैं। तो इसी वजह से थंडर बोल्ट को हासिल करने के लिए इन सभी की फाइट यहाँ पर गॉड से हो जाती है। और यकीन मानिए ये फाइट इतनी कमाल की है कि मजा आ जाए, क्योंकि थॉर और उसकी टीम मिलकर सारे गॉड से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ज़्यूस अपने थंडर बोल्ट से थॉर पर हमला करता है। लेकिन थॉर भी तो किसी से कम नहीं, आखिर वो भी तो गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए वो उस थंडर बोल्ट को पकड़ता है और उल्टा ही हमला ज़्यूस पर कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यूस यहीं पर ही जख्मी हो जाता है। लेकिन इस फाइट में कॉर्ग की पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन ये लोग बिल्कुल ठीक टाइम पर बकरों की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग पूरी तरह से तैयार थे गौर के पास जाकर उसे लड़ने के लिए। लेकिन एक मुसीबत, वहाँ तक जाने का रास्ता काफी लंबा था और तो और उन रास्तों पर काफी अंधेरा भी था। तो तब यहाँ पर उन अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था स्टॉर्म ब्रेकर। यहाँ पर थोर और जेन एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से 8 साल से दूर थे और इनका रिलेशन भी नहीं था, इसी वजह से वो अपनी अपनी गलतियों पर एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यहाँ पर जेन ये भी बताना चाहती है कि मुझे 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन वो ये बात थोर को नहीं बता पाती। उसके मुंह से ये बात निकलते निकलते रह जाती है। और अब इनका ये शिप पहुंच जाता है गौर के प्लेनेट पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। और ये अंधेरा इतना पावरफुल था कि वो सारी रोशनी को ही खत्म कर देता है। और अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमें मूवी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। यहाँ पहुँचने के बावजूद भी इन्हें बच्चे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जेन की नजर एक बच्चे की ड्राइंग पर जाती है और ये ड्राइंग होती है इटर्निटी की। और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक दरवाजा खोलने की जरूरत थी और वो दरवाजा खुल सकता था सिर्फ और सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से ही। और तब यहाँ पर जाकर जेन की बात समझ पाती है कि असल में ये सारी की सारी गौर की प्लानिंग थी ताकि थोर यहाँ पर आ सके और उसके साथ उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी यहाँ पर लाजमी आए, ताकि वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोल दे। तब ये जाने के बाद जेन स्टॉर्म ब्रेकर को काफी दूर फेंक देती है। और तब यहाँ पर एंट्री होती है मूवी के विलन की, यानी कि गौर की, दी गॉड बुचर की, जो कि अपने काले सायों की मदद से इन तीनों को ही प्रिजनर बना लेता है। जहाँ बाद में वो थॉर के पास आकर उससे पूछता है कि जल्दी बताओ तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ पर है, मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। यहाँ पर गौर अपनी पावर्स की मदद से थॉर का हाथ खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन थॉर भी अपनी पूरी पावर लगाकर अपनी मुट्ठी को बंद ही रखता है। अब यहाँ पर गौर ये बात जानता था कि थॉर अपने लिए नहीं हमेशा ही दूसरों के लिए लड़ता है, इसीलिए अब वो अपना शिकार बनाता है जेन को और वेलकेरी को। वो उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी थॉर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पर लाना ही पड़ता है। जैसे स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पास आता है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से होता ही है कि वो तीनों ही कैद से आजाद हो जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पर उन सभी के बीच फाइट होने लगती है। तब यहाँ पर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से जमीन तक जाने का रास्ता खोलता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही गौर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं। फिर जब ये लोग जमीन पर पहुँचते हैं तो थॉर को ये बात पता चलती है कि वो यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर उसी के पास ही रह गया, यानी कि गौर के पास। अब इस पूरी लड़ाई में जेन काफी जख्मी हो चुकी थी, इसीलिए फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करने पर थॉर को ये बात पता चलती है कि जेन को तो असल में 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन जेन ने अभी तक की बात थॉर से छुपाई हुई थी। और अभी तक जेन को जो पावर्स मिल रही थी, जो ताकतें मिल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ म्योनीर से ही मिल रही थी। हालांकि एक बार उठाने पर म्योनीर उसे ताकत तो देता था, लेकिन वो इसे और ज्यादा कैंसर की तरफ धकेलता ही जा रहा था। और अब अगर जेन ने एक और बार म्योनीर को उठाया तो वो मारी जाएगी। इसीलिए थॉर जेन के पास आता है और उसे कहता है कि जेन मेरी बात गौर से सुनो, तुमने जितना काम करना था ना कर लिया, अब टर्न मेरा है, मैं खुद जाऊंगा और गौर को मार दूंगा और अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा म्योनीर को नहीं उठाओगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है गौर पर, जिसके एक हाथ में तो होती है नेक्रोसॉर्ड और उसके दूसरे हाथ में होता है थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो इटर्निटी के महल के पास पहुंच जाता है। फिर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में यहाँ पर पहुंच जाता है थॉर, जिसके पास अब ज़्यूस का थंडर बोल्ट था। और अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच एक शानदार फाइट को देख पाते और ये फाइट सच में काबिले तारीफ है।
क्योंकि दोनों ग्रेट वॉरियर्स के पास ग्रेट वेपन्स थे। लेकिन यहाँ पर गौर नेक्रोसॉर्ड का यूज करके काले साए बना देता है। बाद में इन काले सायों से बने मॉन्स्टर्स जो कि तादाद में काफी ज्यादा थे। उधर दूसरी तरफ इटर्निटी का दरवाजा भी खुलने ही वाला था, जिसके खुलने पर गौर को इटर्निटी रिसीव होने वाली थी। यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके सामने अपने विश को रखेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। अब जैसा कि गौर के नाम से ही जाहिर था, गौर द गॉड बुचर, यानी कि अगर उसे ये चांस मिलता कुछ भी मांगने का तो वो यकीनन गॉड्स का खात्मा ही मांगता। तो इसीलिए थॉर गौर को रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद बच्चों को कुछ देर के लिए अपने पावर्स दे देता है, जिससे होता ये है कि सारे बच्चे बदल जाते हैं थॉर में। तब यहाँ पर वो सारे बच्चे मिलकर सामना करते हैं उन्हीं काले मॉन्स्टर्स का। लेकिन वहाँ पर गौर थॉर पे भारी पड़ रहा था, तो इसी वजह से अब उसे यहाँ पर बचाने के लिए पहुंच जाती है फीमेल माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर, जिसके हाथ में म्योनिर होता है, जहाँ वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही वार से नेक्रोसॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन थॉर को ये देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि जेन के पास ये आखिरी चांस ही था और उसने मेरी यानी कि थॉर की मदद करने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। इसके बाद वो जेन को अपनी गोद में लेता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने ही देर में इटर्निटी के पास गौर पहुंच जाता है और जब यहाँ पर गौर अपने लास्ट विश मांगने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर थॉर आकर उसे कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें सुकून कहीं पर भी कभी भी नहीं मिल सकता। तब ये सुनकर गौर उसे पूछता है कि आखिर तुम ही बताओ तो सुकून फिर मुझे कहाँ मिलेगा। तब इसके जवाब में थॉर कहता है कि लव यानी कि प्यार में सुकून तुम्हें प्यार में ही मिल सकता है। और वैसे भी अब तुम इटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा मांगने वाले हो, यानी कि सारे गॉड्स मर जाए और उनमें मैं भी तो शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक गॉड ही हूँ ना, गॉड ऑफ थंडर। तो फिर मैं अपना आखिरी टाइम तुम जैसे इंसान के साथ ही क्यों गुजारूं? मैं ये टाइम गुजारूंगा अपने लव के साथ, अपने प्यार के साथ, यानी कि जेन के साथ। अब ये लफ्ज प्यार का नाम सुनकर गौर को अपनी बेटी याद आने लगती है, इसीलिए अब वो इटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा नहीं मांगता बल्कि वो अपनी बेटी को मांगता है। जिसके बाद अगले ही सीन में उसकी बेटी उसके हाथों में ही होती है। लेकिन इतने टाइम से नेक्रोसॉर्ड को यूज करने की वजह से अब गौर का भी आखिरी टाइम आ चुका था। लेकिन यहाँ पर गौर को इस बात की टेंशन थी कि आखिर उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, वो तो अकेली रह जाएगी। तब यहाँ पर थॉर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। अब यहाँ एक तरफ थॉर के हाथों में जेन मर जाती है तो यहीं पर गौर भी अपनी बेटी के हाथों में दम तोड़ देता है। यहाँ पर एस्ट्रेड स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके सारे बच्चों को आजाद कर देता है और उन्हें एसगार्ड ले आता है। अब क्योंकि सारे बच्चे एसगार्ड में आ चुके थे, इसीलिए वेल्किरी यहाँ पर उन सभी को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है। अब यहाँ एंडिंग में हम दो पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ एक में हम दिखते हैं कि थॉर ने गौर की बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है और अब ये दोनों मिलकर उन सभी लोगों का साथ देते हैं जो कि बेसहारा थे और खुद अपनी मदद नहीं कर सकते थे। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि आसमान के महल में जहाँ पर ज़्यूस इंजर्ड था, वो अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि अब थॉर का आखिरी टाइम आ चुका है, क्योंकि उसे बदला लेने के लिए मेरा बेटा आएगा यानी कि हरक्यूलिस। अब इसी इंटरेस्टिंग से सस्पेंस के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।